गुड मॉर्निंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री की इस क्लास में। मैं आपको केमिस्ट्री में ठोस अवस्था पे डिस्कशन या चर्चा हम लोग कर रहे थे इस समय। तो ठोस अवस्था पे जो चर्चा कर रहे थे वो हम बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने, लास्ट एक दो क्लास से हम लोग ठोसों में, ठोस यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों में किस तरह की दोष उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे दोष पाए जाते हैं क्रिस्टलीय ठोसों में, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस में दोष का अर्थ है कि क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों का नियमित व्यवस्था से विचलन, अवयवी कणों का नियमित व्यवस्था से विचलन, ये दोष है या अपूर्णता है क्रिस्टल में। तो इन अपूर्णताओं पे हमने जब चर्चा की तो हमें देखने को मिला कि अपूर्णताएं क्रिस्टल में कई तरह की होती हैं। उनमें से एक था रेखा दोष, मतलब जब नियमित व्यवस्था से जो अरेंजमेंट है, नियमित व्यवस्था है अवयवी कणों की, उससे जो विचलन हो, अगर वो पूरी पंक्ति में हो जाता है तो रेखा दोष, और अगर ये विचलन किसी अणु या परमाणु या आयन के चारों ओर हो जाता है तो बिंदु दोष कहते हैं, और अगर किसी अशुद्धि के आ जाने के कारण होता है तो इसे हम लोग अशुद्धि दोष कहते हैं। हमने बिंदु दोष को डिटेल में पढ़ा था। मैंने बताया था कि बिंदु दोष सहसंयोजी यौगिकों में दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं रिक्तिका दोष और दूसरे को कहते हैं अंतरकाशी दोष। जबकि आयनिक क्रिस्टल्स में, आयनिक क्रिस्टलों में हमने पढ़ा था बच्चों कि जो बिंदु दोष पाए जाते हैं वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला था स्टोइकियोमेट्री दोष और दूसरा था नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष में जब हमने और डिटेल में स्टडी किया तो हमें देखने को मिला कि आयनिक क्रिस्टल में जो स्टोइकियोमेट्री दोष था वो भी दो प्रकार का था। एक था शॉटकी दोष या शॉकी डिफेक्ट और दूसरा था फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल डिफेक्ट। और जो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष था वो भी दो प्रकार का था, धातु अधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु अधिक्य दोष जब हमने पढ़ा डिटेल में तो हमें देखने को मिला कि धातु का अधिक होना, धातु का अधिक होना मतलब धनायनों का अधिक होना। क्रिस्टल में धनायन कब अधिक होंगे? जब ऋणायन कुछ विलोपित हो जाए अपने जालक बिंदुओं से, या कुछ एक्स्ट्रा धनायन, कुछ अतिरिक्त धनायन अंतरकाशी स्थानों पर आ जाएं। तो ये सब हमने चर्चाएं कर ली थी। एक सवाल हम लोग आज एक सवाल से स्टार्ट करेंगे जो आपका धातु न्यूनता दोष था। उसमें मैंने आपको समझाया था धातु न्यूनता दोष कि कुछ धनायन अपने जालक बिंदुओं से विलोपित हो जाते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल में ऋणायनों की अधिकता हो जाती है तो और धनायनों की कमी हो जाती है, तो धातु न्यूनता दोष कहते हैं। लेकिन धनायनों के कमी से क्या होता है? धनावेशों की संख्या घट जाती है। लेकिन क्रिस्टल तो वैद्युत उदासीन होना चाहिए, तो क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता को बरकरार रखने के लिए आसपास के कुछ धन आयन अपनी निम्न संयोजन अवस्था से, निम्न संयोजी अवस्था से उच्च संयोजी अवस्था में चले जाते हैं। जैसे अगर A प्लस है तो A2 प्लस हो जाएगा। जैसे फेरस सल्फाइड का उदाहरण दिया था, Fe2 प्लस आयन होता है और S माइनस माइनस आयन होता है। एक Fe2 प्लस आयन अगर अपने जालक बिंदु से अनुपस्थित हो गया तो आसपास के दो Fe2 प्लस आयन Fe3 प्लस आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जो दोष है धातु न्यूनता दोष, ये ऐसे क्रिस्टलों द्वारा ही प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसे आयनिक क्रिस्टल ही इस दोष को प्रदर्शित कर सकते हैं जिनमें धनायन अपनी वैद्युत संयोजकता को परिवर्तित कर सकता है, बढ़ा सकता है। ठीक है, तो परिवर्ती वैद्युत संयोजकता दिखाने की क्षमता धनायनों में होनी चाहिए, तभी वो क्रिस्टल धातु न्यूनता दोष उसमें उत्पन्न हो सकता है। क्लियर?
तो ये चर्चा कर ली थी। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का है, तो मैं बुक से ही ले लेता हूं। ये सवाल है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, विश्लेषण द्वारा ज्ञात होता है कि निकेल ऑक्साइड का सूत्र, निकेल ऑक्साइड का सूत्र देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सूत्र है। Ni 0.98 और O 1.00 है। निकेल ऑक्साइड का यह सूत्र है। पूछा क्या है? पूछा है कि निकेल आयनों का कितना अंश Ni2+ और Ni3+ के रूप में विद्यमान है। निकेल आयनों का कितना अंश Ni2+ और Ni3+ के रूप में विद्यमान है। मतलब ये देख लीजिए, धातु न्यूनता दोष है कि नहीं भाई? जैसे हमने बताया आपको फेरस सल्फाइड वाला उदाहरण, तो फेरस सल्फाइड में एक दो Fe2+ आयन, अगर एक ही Fe2+ आयन विलोपित हुआ अपने जालक बिंदु से, तो आसपास के दो Fe2+ आयन Fe3+ आयन में परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्रिस्टल में जो आयरन के आयन हैं, फेरम आयन हैं, वो आयरन के आयन दो फॉर्म में उपस्थित हैं, एक Fe2+ जो ज्यादा है और Fe3+ जो कम है ना? तो इसी तरह निकेल ऑक्साइड का निकेल आयन जो है, निकेल ऑक्साइड क्रिस्टल में जो निकेल आयन है वो Ni2+ फॉर्म में भी है, Ni3+ फॉर्म में भी है। Ni2+ फॉर्म जो है निम्न संयोजी अवस्था है और ये उच्च संयोजी अवस्था है, तो ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। तो हमें यह समझना है कि इस सूत्र में कितना भाग Ni2+ का होगा और कितना भाग Ni3+ का होगा। बहुत आसानी से समझ सकते हैं, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। माना Ni2+ का अंश x है, तो Ni3+ का अंश क्या होगा? ये सूत्र हम मान लेते हैं कि सूत्र जो है ये 100 से गुणा कर दें तो Ni98 हो जाएगा, O 100 हो जाएगा। ये थोड़ा सा आसान होगा कैलकुलेशन में। तो Ni भाई टोटल 98 है, निकेल के 98 आयन हैं। उन 98 आयनों में से x आयन हो गए Ni2+ के, तो बाकी जो बचे 98 - x वो Ni3+ के आयन होंगे। अब देखिए, कोई भी सूत्र बनाया जाता है तो सूत्र जो है, यौगिक का जो सूत्र बनता है वो वैद्युत उदासीन होता है। मतलब कुल धनावेशों की संख्या और कुल ऋणावेशों की संख्या बराबर होती है। तो यहां भी इस सूत्र में भी कुल निकेल पर धनावेश है और ऑक्सीजन पर ऋणावेश है, तो कुल धनावेशों की संख्या और कुल ऋणावेशों की संख्या बराबर होगी। तो देखिए, इसमें दो आयन है, तो धनावेश एक +2 है जिसके x आयन है और Ni3+ पे 3+ चार्ज है जिसके 98 - x आयन है। ये कुल धनावेशों की संख्या हो गई और कुल ऋणावेशों की संख्या
है ना। प्लस माइनस मत लगाइए, कोई समस्या नहीं है, प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसमें प्लस साइन या माइनस साइन का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, 2 है, और कितने आयन है, 100 आयन है। तो ये देखिए, ये आएगा 2x प्लस, गुणा कर लीजिए अंदर, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27, 28 और 1 29, माइनस 3x बराबर 200। अब देखिए 3x में से ये 2x घट जाएगा, तो 294 माइनस x बराबर 200, तो माइनस x बराबर, उधर देखिए 200 माइनस 294, तो माइनस 94 बचा, है ना। तो कितना प्रतिशत होगा Ni2 प्लस, तो x माइनस माइनस घट गया, तो x का मान क्या आ गया, 94 आयन Ni2 प्लस के फॉर्म में उपस्थित है, जबकि केवल 4 आयन Ni3 प्लस के फॉर्म में उपस्थित है। तो कितना अंश होगा, अंश पूछा है ना, तो 94 भाग है, कुल 98 भाग थे, गुणे 100, है ना। हमारे पास कैलकुलेटर है, हम कैलकुलेटर से निकाल देंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 9400 डिवाइडेड बाई 98, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ये आएगा 95.92 प्रतिशत। तो प्रतिशत Ni3 प्लस, निकेल 3 प्लस आयनों का प्रतिशत, ये 4 आयन बचे, 98 भाई यही हो गया Ni2 प्लस, तो कौन कितना बचा, 4 ही तो बचा, है ना, बटे 98 गुणे 100, है ना। तो इसको भी निकाल लेते हैं। %4.08। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व हो गया, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करिएगा। इस तरह के, ये तो एनसीईआरटी का सवाल उठा लिया, इसी तरह के आयरन से पूछा जा सकता है, आयरन सल्फाइड दे देता मैं फॉर्मूले में, है ना। तो उतार लीजिए, एक सवाल में आपको और इस पे परिवर्तित करके दे देता हूं, उस पे सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा। देखिए सवाल में बदल देता हूं, और इसको जो है उसी तरह से जैसे हमने ये सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये सवाल जो मैं दे रहा हूं ये एनसीईआरटी में नहीं है। निकेल ऑक्साइड हटा देते हैं, इसकी जगह पर फेरस सल्फाइड ले लेते हैं। फेरस सल्फाइड, FeS सूत्र लिख देता हूं। इसका जो सूत्र है Fe 0.96 और S 1.00। तो फेरस आयनों तो आयरन के आयनों का कितना अंश Fe2 प्लस और Fe3 प्लस के रूप में विद्यमान है। यह सवाल सब लोग करिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह लगाना है, बस वो निकेल ऑक्साइड था, ये फेरस सल्फाइड है। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। इसको नोट करिए पहले क्वेश्चन जल्दी से फटाक से।
हो गया होगा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अशुद्धि दोष के बारे में हमें चर्चा करनी है। अशुद्धि दोष कौन कौन से होते हैं, किस तरह से अशुद्धियां उत्पन्न होती हैं क्रिस्टल में। अशुद्धि दोष, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसको डोपिंग भी कहते हैं। डोपिंग हिंदी में भी लिख सकते हैं, डोपिंग हिंदी में भी कहेंगे। तो डोपिंग या अशुद्धि दोष क्या है? देखिए, जब शुद्ध पदार्थ के किसी क्रिस्टल में, आप बात गौर सुनिएगा, जब शुद्ध पदार्थ के किसी क्रिस्टल में कोई अशुद्धि का परमाणु उपस्थित हो जाता है, ध्यान सुनिएगा, जब शुद्ध पदार्थ के किसी क्रिस्टल में कोई अशुद्धि परमाणु आ जाता है, तो या तो वो अंतरकाशी स्थानों में उपस्थित होता है और या तो वो जालक बिंदुओं से शुद्ध पदार्थ के परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। तो इस घटना को, इस प्रकार के दोष को जो क्रिस्टल में उत्पन्न होता है, उसको अशुद्धि दोष या डोपिंग कहते हैं। और ऐसे क्रिस्टल को डोप्ड क्रिस्टल या सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड विलयन कहा जाता है। गौर से समझिएगा मेरी बात को, है ना, नोट कर लें। देखिए, जब शुद्ध पदार्थ के किसी क्रिस्टल में कोई अन्य तत्व अशुद्धि के रूप में आता है, तो वह या तो अंतरकाशी स्थानों में या जालक अंतरकाशी स्थानों में उपस्थित होता है या जालक बिंदुओं से किसी अवयवी कण को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। ठीक है, उसका स्थान ले लेता है। क्रिस्टल में उत्पन्न इस दोष को अशुद्धि दोष या डोपिंग
कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। ऐसे क्रिस्टलों को ठोस विलयन या डोप्ड क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक है, मतलब शुद्ध पदार्थ का क्रिस्टल था, जैसे किसी तत्व का क्रिस्टल हो, डायमंड का क्रिस्टल हो, ग्रेफाइट का क्रिस्टल हो, शुद्ध पदार्थ का क्रिस्टल है। तो उस शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में कोई दूसरा तत्व आ जाए, डायमंड में कार्बन के परमाणुओं से बना होता है ना, उसमें फास्फोरस आ जाए, आर्सेनिक आ जाए, ठीक है, तो कोई दूसरी अशुद्धि आ जाए, तो वो अशुद्धि या तो अंतरकाशीय स्थानों पे चली जाएगी और या तो वो किसी कार्बन परमाणु को, किसी जालक बिंदु से किसी परमाणु को हटा के उसका स्थान ले लेगी। ठीक है, तो इसी घटना को, इसी तरह के दोष को जो क्रिस्टल में उत्पन्न हो रहा है, उसे हम अशुद्धि दोष या डोप्ड क्रिस्टल कहेंगे। और ऐसे क्रिस्टलों को सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन या डोप्ड क्रिस्टल कहा जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? नोट करिए इसको। तो देखिए, अब ये जो अशुद्धि दोष है, यह सहसंयोजी क्रिस्टलों में भी उत्पन्न होता है और आयनिक क्रिस्टलों में भी उत्पन्न होता है। सहसंयोजी क्रिस्टलों में किस तरह से उत्पन्न होता है और आयनिक क्रिस्टलों में किस तरह उत्पन्न होता है, यह हम चर्चा करने जा रहे हैं। सहसंयोजी क्रिस्टलों में डोपिंग, सहसंयोजी क्रिस्टलों में डोपिंग, जैसे माना सिलिकॉन के क्रिस्टल में, सिलिकॉन के क्रिस्टल में फास्फोरस, या जर्मेनियम के क्रिस्टल बना लिए, ज्यादा आसान होगा। जर्मेनियम के क्रिस्टल में फास्फोरस अशुद्धि के रूप में आ जाए तो देखिए क्या होगा। तो देखिए यहां पे, देखिए जर्मेनियम का क्रिस्टल था, जर्मेनियम के क्रिस्टलों के, जर्मेनियम के परमाणुओं के साथ बंधा हुआ, ये जर्मेनियम का क्रिस्टल है, ये अब आपस में इस तरह बनता चला जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे लिया है। अब इसमें देखिए क्या है कि जर्मेनियम के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जर्मेनियम के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सभी अपने 4 इलेक्ट्रॉन को अगल बगल के जर्मेनियम परमाणुओं से साझा किए हुए हैं। ठीक है, सभी आप अपने आसपास के जर्मेनियम परमाणुओं से साझा किए हुए क्रिस्टल शुद्ध अवस्था में है, इसमें अभी कोई दोष उत्पन्न नहीं हुआ। अब इसमें जर्मेनियम की जगह एक जगह पर यहां पे क्या आ गया, फास्फोरस आ गया, फास्फोरस की अशुद्धि आई और वो एक जर्मेनियम को हटा के उसका स्थान ले लिया। तो फास्फोरस के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो ये अपने साझा करेगा,
जर्मेनियम के साथ, लेकिन पांचवा इलेक्ट्रॉन ये साझा नहीं कर पाएगा, है ना। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होगा। पांचवा जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होगा, है ना। देखिए फास्फोरस के संयोजी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से वह 4 इलेक्ट्रॉनों का जर्मेनियम के परमाणुओं के साथ साझा कर लेगा, परंतु पांचवा इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त होगा। अतः अब जर्मेनियम का क्रिस्टल अर्धचालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। ऐसे अर्धचालकों को पी प्रकार, सॉरी पी नहीं, एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगेगा, एन प्रकार के अर्धचालक की तरह का व्यवहार करने लगेगा। एन इसलिए नाम दिया जाता है कि एन का मतलब होता है नेगेटिव, और नेगेटिव किस लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, तो इसीलिए एन टाइप अर्धचालक इसको कहा जाता है। नोट करिए। तो दूसरा एक उदाहरण मैं देता हूं उसका। अब देखिए इसी तरह जिस तरह एन टाइप अर्धचालक समझाया है वैसे ही पी टाइप अर्धचालक होगा, लेकिन उसके लिए माना जर्मेनियम के क्रिस्टल में यहां पे फास्फोरस की अशुद्धि आई थी तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया था, लेकिन अब ऐसे पदार्थ की अशुद्धि डाल दीजिए जिसके संयोजी कोष में 5 की जगह 3 ही इलेक्ट्रॉन हो, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा और एक जगह रिक्त हो जाएगा। तो जो रिक्त स्थान बचेगा उसे कहते हैं होल या कोटर। होल अंग्रेजी में, हिंदी में कोटर। तो ये कोटर खाली जगह रिक्ति होगी, वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव करके आ सकता है तो कोटर उसकी जगह चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसकी जगह आएगा तो कोटर वहां चला जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इन कोटरों की वजह से मूव कर सकते हैं, यानी विद्युत धारा का संचालन कर सकते हैं और इसे ये भी अर्धचालक की तरह व्यवहार करने लगेंगे। इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। पी का मतलब पॉजिटिव, क्योंकि कोटरों को पॉजिटिव माना गया है। तो फास्फोरस की जगह गैलियम की अशुद्धि डाल दी जाए, गैलियम अशुद्धि के रूप में आ जाए तो यहां पे सब कुछ वैसा ही होगा,
थोड़े थोड़े बदलाव हैं। गैलियम मतलब Ga, तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके संयोजी कोष में, तो अपने 3 यानी कि गैलियम के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे वह जर्मेनियम के साथ साझा कर लेता है। जिसे वह 3 जर्मेनियम के साथ साझा कर लेता है, परंतु चौथे जर्मेनियम परमाणु के साथ साझा, इसको पूरा ही मिटा देते हैं, साझा करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः उस स्थान पर एक रिक्ति बन जाती है, जिसे कोटर या होल कहते हैं। अतः अब यह क्रिस्टल अर्धचालक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसे पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक, पी प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। तो यहां पे एक खाली जगह बन जाता है, इसको नाम दिया गया क्या? कोटर, और अंग्रेजी में कहते हैं होल। तो इसलिए इसे पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। कोटर कैसे है? धनावेशित है। इस जगह पर ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो कोटर वहां चला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो कोटर वहां चला जाएगा। तो कोटर गति कर सकता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी गति कर सकता है, तो विद्युत धारा का थोड़ा थोड़ा संचालन कर सकता है, यानी अर्धचालक की तरह व्यवहार करेगा। और ऐसे अर्धचालकों को हम पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। यह तो हुई बात सहसंयोजी क्रिस्टलों में डोपिंग, सहसंयोजी क्रिस्टलों में डोपिंग। अब आइए बात करते हैं आयनिक क्रिस्टलों में डोपिंग। आयनिक क्रिस्टलों में डोपिंग।
इसको भी उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लें तो सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, Na+ आयन होता है और Cl- आयन होता है। Na+ पे एक प्लस चार्ज और क्लोराइड पे एक माइनस चार्ज। अब मान लो कि गलित सोडियम क्लोराइड में बहुत थोड़ा सा गलित स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाकर मिश्रण को ठोस सॉलिडिफाई किया जाए, है ना, मतलब क्रिस्टलों के गलित अवस्था में लेकर के उसको ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जाए। तो अब स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाया हुआ है, बहुत थोड़ा सा ही है, लेकिन कुछ क्लोराइड तो ठीक है, क्लोराइड भाई NaCl में भी क्लोराइड थे और स्ट्रोंशियम क्लोराइड में भी क्लोराइड है, लेकिन NaCl में Na+ था और स्ट्रोंशियम में Sr पे 2+ चार्ज है। तो एक स्ट्रोंशियम आयन अगर क्रिस्टल में आएगा तो वो 2 Na+ आयनों को हटाकर 2 धनायन रिक्तियां बनाएगा और दोनों में से एक धनायन रिक्ति को वो घेर लेगा। एक धनायन रिक्ति में वो स्ट्रोंशियम आयन चला जाएगा और एक रिक्ति बन जाएगी। तो एक रिक्ति बन गई तो अब उसमें दूसरा धनायन आ सकता है, तो धनायनों की गति हो सकती है, तो आयनिक क्रिस्टल भी अर्धचालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। तो ये है आयनिक क्रिस्टलों में डोपिंग। समझिए, माना गलित NaCl में थोड़ा सा गलित SrCl2 मिलाकर मिश्रण को क्रिस्टलित किया गया, मिश्रण को क्रिस्टलित किया गया। तो देखिए ये Na+ आयन है, ये Cl- आयन है, ये Na+ आयन है, ये Cl- आयन है। इस तरह बना लें, ये Cl- आयन है, ये Na+ आयन है, ये Cl- आयन है, ये Na+ आयन है, ये Na+ आयन है, ये Cl- आयन है, ये Na+ आयन है, ये Cl- आयन है। इस तरह से ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। Na+ Cl-, ये हम लिख दे रहे हैं, Na+ Cl-, इसी तरह यहां पे Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, Cl-। अब एक स्ट्रोंशियम आयन अगर आया मान लीजिए, तो स्ट्रोंशियम आयन पे क्या होता है, Sr2+ होता है, 2+ चार्ज है। तो अगर एक आयन आएगा तो 2 Na+ आयन को हटाना पड़ेगा। मान लो ये हट गया और ये हट गया, तो 2 रिक्तियां उत्पन्न हुई। इसमें से एक रिक्ति में Sr2+ आएगा और एक रिक्ति वैसे की वैसे मेंटेन रह जाएगी, है ना। तो ये देखिए Na+ आयन के स्थान पे Sr2+ आयन और एक धनायन रिक्ति, मतलब जैसे एल्यूमिनियम आयन अगर डाल दिया तो Al पे 3+ चार्ज होता है ना, तो वो 3 Na+ आयन को हटाएगा और एक को घेर लेगा तो 2 धनायन रिक्तियां बन जाएंगी। आगे बात समझ में। तो इस तरह से अतः आयनिक क्रिस्टलों में डोपिंग से
क्रिस्टल अर्धचालक की तरह व्यवहार करने लगता है। अर्धचालक भी अर्धचालक की तरह ये व्यवहार करने लगता है। नोट करिए इसको, एक क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक सवाल लेते हैं, एनसीईआरटी बुक का ही सवाल ले लेते हैं। यदि NaCl को SrCl2 के 10³ मोल प्रतिशत से डोपित किया जाए तो धनायन रिक्तियों की सांद्रता क्या होगी? धनायन रिक्तियों की सांद्रता क्या होगी? तो देखो, एक स्ट्रोंशियम आयन के आने से एक धनायन रिक्ति उत्पन्न होती है, अभी हमने देखा, क्योंकि दो रिक्तियां उत्पन्न होगी, एक में स्ट्रोंशियम आयन फिट हो जाएगा, एक रिक्ति बचेगी। तो एक आयन के आने से एक रिक्ति होती है, लेकिन मोल प्रतिशत की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि अगर आप 100 मोल NaCl लेंगे तो 10⁻³ मोल SrCl2 उसमें मिलाया गया है ना। तो 100 मोल NaCl की डोपिंग के लिए आवश्यक Sr2+ आयन का कितना मोल? 10⁻³ मोल, है ना। या 100 मोल NaCl डोपित किया गया Sr2+ आयनों के 10⁻³ मोल से। तो एक मोल तो 10⁻³ बटे 100 मोल, भाई एक के निकाल रहे हो ना, तो 100 नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब 10⁻5 मोल, है ना। तो एक मोल NaCl को अगर डोपिंग करना है स्ट्रोंशियम क्लोराइड की, तो 10⁻4 मोल 5 मोल की जरूरत पड़ती है ना। तो स्ट्रोंशियम आयनों के स्ट्रोंशियम डोपिंग में प्रयुक्त Sr2+ आयनों की संख्या, तो इतने मोल है ना, तो संख्या एक मोल में 6.02 to 10⁻23 आयन्स होंगे। तो इतने मोल में तो 6.02 to 10⁻23 इंटू 10⁻⁻5, मतलब 6.02 to 10⁻18 इतने आयन स्ट्रोंशियम आयन के डोपिंग में इस्तेमाल हुए। हमने पढ़ा है कि एक स्ट्रोंशियम आयन अगर आएगा तो एक धनायन रिक्ति उत्पन्न होगी। तो इतने स्ट्रोंशियम आयन आएंगे तो कितने धनायन रिक्ति? इतनी रिक्तियां उत्पन्न होंगी। NaCl में एक स्ट्रोंशियम आयन
आयन से एक धनायन रिक्ति उत्पन्न होती है तो धनायन रिक्तियों की संख्या इतनी होगी 6.022 10 to the power 18। इतनी रिक्तियां धनायन वो NaCl के क्रिस्टल में उत्पन्न हो जाएंगी। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। ये बहुत अच्छे से समझ लें, हमने आपका क्रिस्टलों में दोष या अपूर्णता का टॉपिक खत्म कर दिया। अब आयनिक क्रिस्टलों के गुणधर्म, दो गुणधर्म मुख्यतः हम आपको बताएंगे, एक विद्युतीय गुणधर्म और एक चुंबकीय गुणधर्म। तो पहले चुंबकीय गुणधर्म बता देंगे, उसके बाद विद्युतीय गुणधर्म बताएंगे। तो एक क्लास आपका चुंबकीय गुणधर्म पे और एक क्लास आपका विद्युतीय गुणधर्म पे, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 2 वीडियोस आपको और मैं दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका सॉल्यूशन है, विलयन है या तनु विलयनों का सिद्धांत। ठीक है, तो फिलहाल इसको अच्छे से समझ लें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा अगली क्लास में। और अपना ध्यान रखें, इसको अच्छे से वीडियो को बार बार देखें, अच्छे से पढ़ें। थोड़ा लिखने के लिए समय मैं कम देता हूं, तो आप वीडियो को पॉज करके लिखने का काम कर सकते हैं। तो अपना ध्यान रखें, तब तक अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।